नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने आज बात करने वाले हैं। ईपीएफओ ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है एसएसए पोस्ट के लिए, यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ये एनटीए द्वारा कराया जाएगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। तो चलिए करते हैं डीएनए इस नोटिफिकेशन का कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या प्रोसीजर रहेगा एग्ज़ाम का, क्या पे स्केल है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आपको ये जो एप्लीकेशन लगानी है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही लगानी पड़ेगी और उसी ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म इज एनी अदर मोड शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। यानी आप एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हो पोस्ट के लिए, चाहे वो आप किसी भी रीजन से लगाते हो। ठीक है, और अगर कोई मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है किसी भी सेम कैंडिडेट द्वारा, ठीक है, तो जो लास्ट की जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा उसी को ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन दैट इज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड बाय ए सिंगल एंड द सेम कैंडिडेट। कोई एक पर्सन द्वारा या उसी कैंडिडेट द्वारा मल्टीपल अगर एप्लीकेशन सबमिट की जाती है तो द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट सेल ओनली बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी जो लास्ट की जो एप्लीकेशन रहेगी, मान लो आपने 10 एप्लीकेशन लगाई तो जो 10वीं एप्लीकेशन रहेगी आपकी वही वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो रहेगी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, एसएसए पोस्ट है और ये कौन से ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो स्केल ऑफ पे रहने वाला है तो वो लेवल 5 का रहेगा, यानी आपकी जो बेसिक होगी वो रहेगी 29,200 और टिल रिटायरमेंट तक अगर आप इसी पोस्ट पे रहते हो तो आपकी जो लास्ट बेसिक होगी वो होगी 92,300 रुपये। ठीक है, तो 29,200 रुपये है। इसके ऊपर अपने डीए, एचआरए और कुछ अलाउंसेज हैं वो अपने ऐड कर लेते हैं, तो आपकी जो अप्रोक्स सैलरी रहेगी एसएसए पोस्ट के लिए वो अप्रोक्स रहेगी 45,000 के आसपास। ठीक है, और इसके अलावा देखिए एलिजिबल फॉर अलाउंस एज पर द रूल्स, यानी जो भी अलाउंसेज है वो भी आपको साथ में दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स अपने को याद रखनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की जो डेट है वो 27 मार्च 2023 से स्टार्ट होगी, 27 मार्च से, और ये कब तक रहेगी? 26 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, तो लास्ट जो डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो रहेगी 26 अप्रैल 2023, और जो फी पेबल होगी वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो फी है SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के लिए रहेगी नील, और इसके अलावा अदर जितनी भी कैटेगरीज है, SC है, ST है, या फिर अपने EWS और जनरल कैटेगरी को ले लें तो उनकी रहेगी 700 रुपये। ठीक है, और एनी बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी बोर्ड बाय द कैंडिडेट। तो 700 रुपये के ऊपर अगर कोई भी बैंक चार्ज वगैरह होते हैं, लगते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये नेट बैंकिंग वगैरह के, तो वो आपको कैंडिडेट को ही बोर्ड करने होंगे। ठीक है, आगे देखिए ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 27 मार्च से 26 अप्रैल को अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उसके बाद में इसमें अब आप करेक्शन भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो उसके लिए 2 दिन के लिए वेबसाइट पे विंडो ओपन रहेगी, वो 27 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, तो इस टेन्योर में आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें एडिट कर सकते हो। और जो डाउनलोड एडमिट कार्ड की जो साइट रहेगी वो रहेगी एक तो recruitment.nta, यानी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है .nic.in की रहेगी, और दूसरी ईपीएफओ की जो वेबसाइट ऑफिशियल, वहाँ से आप जो कॉल लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि कब कॉल लेटर स्टार्ट होंगे, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, यानी आगे की कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है। तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर दी जाएगी जब भी एग्ज़ाम होगा या फिर जब भी एडमिट कार्ड जारी होंगे। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसेस का जो प्रोसीजर रहेगा वो 2 स्टेज में रहेगा। स्टेज फर्स्ट जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग वगैरह या जीए है, इंग्लिश है, या तो ये अपने या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस है, इसके जो पेपर रहेगा वो स्टेज फर्स्ट में रहेगा। और जो स्टेज 2 है, स्टेज सेकंड है, इसमें कंप्यूटर
टेस्टिंग कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, ये फेज सेकंड में होगा, और ये कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट होगा। तो यानी आपको स्टेज फर्स्ट पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना है, और जो स्टेज सेकंड रहेगा उसमें आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो देना पड़ेगा। तो दो स्टेज में आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। आगे चलते हैं। आगे वैकेंसीज डिफाइन की गई है कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है किस किस रीजन में, तो ये अपने को देख लेनी है। ये डिटेल वैकेंसीज है, ये अलग अलग रीजन है, जैसे आंध्र प्रदेश रीजन है, ठीक है, बिहार रीजन है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है। तो ये अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसीज को डिफाइन किया गया है, SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी। और यहाँ पे जो ये टोटल वैकेंसीज है। इसके अलावा जो हॉरिजेंटल PWD कैटेगरीज हैं उसमें ये अलग अलग कैटेगरी वाइज ये क्या है, वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है। और एक्स सर्विसमैन की अलग से है, तो ये आपको देख लेनी है कि किस रीजन में आपको अप्लाई करना है। और जिस भी रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी वैकेंसीज के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसीज देख के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ एब्रीवेशन दी गई है, जैसे EWS है, उसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक वीकर सेक्शन SC ST, ठीक है। तो ये अपने लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन पे आते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करना चाहिए, या जो एसेंशियल जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट पोसेस द बैचलर्स डिग्री, यानी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो क्लोजिंग डेट है 26 अप्रैल, तब तक जिस भी कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री है, चाहे वो किसी स्ट्रीम से है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा देखिए, जो टाइपिंग स्पीड है वो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में चाहिए ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, उसमें 35 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और जो 30 वर्ड है, 30 वर्ड है, वो हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। और आगे जो की रिस्पॉन्ड है 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए पर हावर इंग्लिश में, और जो 9,000 की डिप्रेशन है वो होना चाहिए हिंदी टाइपिंग में। और ये 10 मिनट की रहेगी, जो टाइम अलाउड किया जाएगा डाटा एंट्री के लिए, ये 10 मिनट का रहेगा। आगे देखिए, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द डिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी जिसके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो बैचलर्स डिग्री की, वो अगर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि जो इसकी क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट जो है क्या है, 26 अप्रैल, यानी 26 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जो है वो होना चाहिए, यानी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 26 अप्रैल के बाद आता है तो आपको कंसीडर नहीं किया गया फाइनल जो सिलेक्शन है उसमें, यानी 26 अप्रैल तक आपका जो भी रिजल्ट वेटिंग में है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि अगर किसी कोई भी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है, या जो फाइनल सेमेस्टर का उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो अगर वो 26 अप्रैल तक आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है और वो फॉर्म अप्लाई कर देता है और उसका सिलेक्शन जो हो जाता है, तो उसको फाइनल सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये कैंडिडेट को वो एक इम्पोर्टेंट जो इसमें फैक्ट है, ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, एज लिमिट जो है, एज लिमिट इसमें है कि 18 से 27 ईयर के बीच जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जो एज है वो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां तक ही आपकी देखी जाएगी, यानी जो 26 अप्रैल 2023 तक आपकी जो डेट है वो कंसीडर की जाएगी। तो 18 से 27 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। SC ST को 5 साल का है, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का है, और जो अपर एज लिमिट है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, उनको दिया गया है 40 ईयर, यानी कोई भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, तो उसको वो 40 साल तक
अपनी जो एज है यानी 40 साल की एज वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनको भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट में है उनको भी अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये इनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है गवर्नमेंट सर्वेंट जो एम्प्लॉय है उनके लिए, तो उनको है 40 ईयर। अगर कोई SC ST का एम्प्लॉय है तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन है यानी 45 ईयर तक। और जो OBC नॉन क्रीमिलियर है उनको है 43 ईयर तक। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे अलग अलग रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है जनरल कैटेगरी है उनको 40 के ऊपर 3 साल की और दी गई है। ठीक है। और कोई एक्स सर्विसमैन अगर OBC नॉन क्रीमिलियर में है तो उसको 6 साल की, ठीक है, यानी 40+6 46 ईयर तक। और SC ST का उसको 8 साल की दी गई है। यानी वो अगर कोई गवर्नमेंट जो एक्स सर्विसमैन है वो 48 ईयर तक जो एज लिमिट है वहां तक अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, जो PWD कैंडिडेट हैं उनको अलग एज रिलैक्सेशन दी गई है। उनको 18 से जो 27 है, 27 के ऊपर जो जनरल कैटेगरी के कोई PWD है उनको 10 ईयर की यानी 37 ईयर तक उनको एज रिलैक्सेशन मिल गई है। और जो PWBD OBC नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उनको 13 साल यानी वो 27+13 यानी 40 साल तक की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज दी गई है। और SC ST को 15 साल की है यानी 27+15 42 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये कुछ एलिजिबिलिटी है कि सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का या भूटान का, ठीक है, या जो ताइबन रिफ्यूजी है उसके अंडर में आता है। 1 जनवरी 1962 का जो है जो कट ऑफ है वो रखा गया है। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे ये कुछ रिजर्वेशन की जो टर्म एंड कंडीशन है वो दी गई है अलग अलग PWD जो कैंडिडेट हैं उनको। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का आ गया। इसके अलावा जो डिग्री ऑफ बेंचमार्क रखा गया है वो रखा गया है कि मिनिमम है वो 40% का जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो होनी चाहिए। PWBD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उनका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है उसमें ये मेंशन होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो इसमें जो फर्स्ट रहने वाला है उसको अपने देखते हैं। तो इसमें जो अपने टोटल 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट में जैसे जनरल एप्टीट्यूड होगा, इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और क्वांटिटी एबिलिटी होगी, जनरल इंग्लिश होगी, ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और कंप्यूटर लिटरेसी होगी। तो ईच सेक्शन के मान लो जैसे जनरल एप्टीट्यूड है, इसके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 नंबर का ईच क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स, ये क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे। उसके अलावा GA का है वो 30 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। क्वांट के होंगे 30 क्वेश्चन 120 नंबर के। जो इंग्लिश रहेगी वो 50 क्वेश्चन 200 नंबर के। और जो कंप्यूटर रहेगा वो 10 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, तो टोटल आपने 150 क्वेश्चन होंगे। जो टोटल मार्क्स है वो 600। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। और इसके लिए जो ड्यूरेशन दी गई है वो दी गई है यहाँ पे दोस्तों 150 मिनट, यानी 2 घंटे 30 मिनट के इसमें टाइम दिया जाएगा। तो जो टाइमिंग है वो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी सेक्शन में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, कंबाइंड टाइम होगा। आपकी मर्जी है कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम देना है। तो ये आप अपने नेचर के हिसाब से अलग अलग टाइम क्या अलग अलग सेक्शन को दे सकते हो। तो यहाँ पे कंबाइंड टाइम है, सेक्शन वाइज टाइम यहाँ पे नहीं है, ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, ईच क्वेश्चन सेल है 4 मार्क्स। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज फर्स्ट विल बी कंसीडर्ड द फाइनल सिलेक्शन। यानी जो जितने यानी आपके 600 में से जितने मार्क्स होंगे उसी की ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में उस कट ऑफ के हिसाब से जो कैंडिडेट हैं उनको जो स्टेज सेकंड है उसके लिए बुलाया जाएगा। यानी आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें जो टाइपिंग टेस्ट रहने वाली है वो क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, यानी उसके जो मार्क्स है वो टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें जोड़े नहीं जाएंगे। तो यानी आपका जो स्टेज फर्स्ट में जितना भी मैक्सिमम स्कोर रहेगा उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार होगी। और स्टेज फर्स्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। यानी जो 1/4 है वो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। यानी 2 नंबर का जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा और अगर आपका रॉन्ग होता है तो 0.50 आपके काटे जाएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसिव सेल बी ऑब्जेक्टिव, यानी जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसिव का जो यहाँ पे रहेगा
वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जितना भी सेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है, तो यानी जो रीडिंग मोड है, जो पेसिस वगैरह है, वो कॉम्प्रिहेंसिव में यहाँ डिफाइन किया गया है। तो कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, यहाँ सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिया कि 600 मार्क्स के होंगे, 600 मार्क्स के होंगे। और जो द कैंडिडेट विल बी द शॉर्टलिस्ट फॉर फेज सेकंड, यानी स्टेज फर्स्ट में जो जितने भी कैंडिडेट पास किए जाएंगे स्टेज सेकंड के लिए, उनका रेशो रहेगा 1:10, यानी एक सीट पे आपको टोटल 10 जो कैंडिडेट है वो पास किए जाएंगे। तो जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसका आप मल्टीप्लाई 10 कर दीजिएगा, तो उतने कैंडिडेट स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। या आप बोल सकते हो कि 10 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट। तो हर एक कैटेगरी में जितनी भी सीटें हैं, मान लो कि एक सीट, मान लो एससी में 10 सीटें हैं, तो स्टेज सेकंड के लिए कितने 100 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन वन सेशन, द स्कोर अक्रॉस वेरियस सेशन विल बी द इक्विटेड following standard practice of the adjust for the slight difference in difficulty level of डिफरेंट टेस्ट बैटरीज एंड द अक्रॉस सेशन। यानी अगर आपका जो एग्जाम है वो एक से ज़्यादा सेशन में अगर आपका कंडक्ट किया जाता है, मान लो कि सेम डे में मान लो 4 शिफ्ट आ गई, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो उसमें क्या होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी के आधार पर। मान लो स्टेज फर्स्ट में है वो इजी आया है, अपना जो पहली पारी रहेगी उसमें अगर इजी आया है, दूसरी पारी में अगर थोड़ा हार्ड है, तीसरी पारी में उससे ज़्यादा मॉडरेट है, तो इसमें क्या है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अलग अलग सेशन का, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में चलिए फेज सेकंड पे आते हैं, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो 35 वर्ड पर मिनट है वो इंग्लिश में है, और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइप करने होंगे कंप्यूटर पे। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा देखिए आगे, देखिए कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी नोट, कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, जो टाइपिंग टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसके कोई भी मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। तो इसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे, सिर्फ ये आपको क्वालिफाई ही करना है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज फर्स्ट मेन एग्जाम विल बी डिसाइडेड एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईपीएफओ। तो जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, मान लो जो भी ईच सेक्शन है, मान लो 5 सेक्शन आपके अलग अलग है, एप्टीट्यूड है, क्वांट है, इंग्लिश है, जीए है या कंप्यूटर है, तो उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा या जो ओवरऑल जो स्टेज फर्स्ट है उसमें मान लो जो कट ऑफ रखी जाएगी वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, वो ईपीएफओ द्वारा डिसाइड की जाएगी कि जितने भी मैक्सिमम जो 10 कैंडिडेट जिस कट ऑफ के अंडर में आते हैं वही कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। प्रोसेस फॉर अराइविंग ऑफ स्कोर, इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इज मोर देन द वन सेशन, द प्रोसेस ऑफ द मॉडरेशन ऑफ फॉलो द इंश्योर फेयरनेस। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक से ज़्यादा सेशन में यानी एक से ज़्यादा पारी में अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा, ठीक है। नोट कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेज इन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर। तो जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी इंडिविजुअल जो सेक्शन है उसकी भी रहेगी। मान लो आपका एप्टीट्यूड है उसकी अलग कट ऑफ होगी, क्वांट की अलग होगी, जीए की अलग होगी। जो मिनिमम जो कट ऑफ रहेगी वो ईपीएफओ डिसाइड करेगा, और उसके बाद में जो आपका जो टोटल जितने 5 सेक्शन है, टोटल मान लो 150 जो क्वेश्चन है और जो 600 मार्क्स के हैं, तो 600 मार्क्स में से जो ओवरऑल जो कट ऑफ है यानी जो टोटल स्कोर पे जो कट ऑफ है वो अलग रहेगी। तो यहाँ पे याद रखना है कट ऑफ 2 स्टेज में यहाँ पे जो डिक्लेयर की जाएगी ईपीएफओ द्वारा, सेक्शन वाइज भी होगी और टोटल जो मार्क्स हैं पेपर के उस हिसाब से भी होंगे। तो ये दोनों अपने को सेक्शन वाइज भी कट ऑफ है वो भी स्टूडेंट अपने को यहाँ पे क्लियर करनी है। इसके अलावा रेजुलेशन ऑफ द केसेस, ठीक है। इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क, मान लो एक से ज्यादा कैंडिडेट सेम मार्क्स अगर उनके आ जाते हैं स्टेज फर्स्ट में, तो इस कंडीशन में जो ये केस है वो रिसोल्व कैसे किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ विच ऑल्टर कैंडिडेट प्लेस हायर। तो जो भी कैंडिडेट जिसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो एज में बड़ा होगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अल्फाबेट ऑर्डर इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर, अगर आपका मान लो अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है तो जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा उसके हिसाब से उस कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी।
इसके अलावा आंसर की, मान लो आपका जो स्टेज फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद रिजल्ट से पहले आपको एक आंसर की भी ईपीएफओ द्वारा क्या प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और उसके उसके आधार पर आप उस अपने जो आंसर की के हिसाब से जो आपके आंसर है उनको आप चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन शेल बी डिस्प्लेड ऑनलाइन, तो ये जो वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले बताया कि जो एनटीए है वो ये एग्जाम कंडक्ट करा है, तो उसकी वेबसाइट पे ही आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in, इस पे आप अपनी आंसर की देख सकते हो। और या फिर जो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये एग्जाम होने के बाद में आपको ये डिस्प्ले हो जाएगी। और आपका अगर किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट होता है तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, चैलेंज एनी आंसर की ऑफ एनी क्वेश्चन ऑनलाइन, ठीक है। द प्रोविजनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर एंड द रिकॉर्ड रिस्पॉन्स देयर ऑन विल द डिस्प्ले ऑन द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट ऑन द फोरसाइट वेबसाइट फॉर द पीरियड ऑफ 2 और 3 डेज। तो आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, आपको वो आंसर की चेक कर सकते हो और उसको आप चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो उसको चैलेंज कर सकता है। और इसके लिए 500 रुपीज की ये जो ऑनलाइन फीस रखी गई है वो रखी गई है, ठीक है। फेज फर्स्ट प्रोसेसिंग फीस इसको अपने बोलेंगे। तो 500 रुपये की जो प्रोसेसिंग फीस है वो आप ऑनलाइन रूप से आप जो सबमिट करवा के किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे चैलेंज भी कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस प्रकार के जो चैलेंजेस हैं उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि एनी चैलेंज सबमिटेड थ्रू द ईमेल और इन द हार्ड कॉपी ऑफ द पोस्ट और बाय हैंड, तो कोई भी अगर ईमेल के थ्रू या फिर आप हार्ड कॉपी के थ्रू अगर चैलेंज करते हो तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। एनी चैलेंज सबमिटेड विदाउट द पेमेंट, अगर आपने पेमेंट फी अप्लाई नहीं किया है तो या सबमिट नहीं कराई है तो भी आपके जो चैलेंज को उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो स्पेसिफाइड पीरियड है, एनी चैलेंज सबमिटेड बिफोर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड नोटिस ऑफ द इश्यूड रिगार्डिंग द आंसर की चैलेंज, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपने को टेन्योर दिया जाएगा 2 या 3 डेज का, उस टाइम पीरियड के अंदर ही अपने को जो आंसर की है वो उसका चैलेंज है वो सबमिट करना है। और अगर उसके बाद में अगर कोई सबमिट करता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पे साफ साफ इन्होंने गाइडलाइन दे दी है। और उसके बाद में अपने जो चैलेंज है आंसर किया वो वेरीफाई किए जाएंगे एनटीए द्वारा, जो भी एक्सपर्ट की जो पैनल रहेगा। और उसके बाद में अगर वो चैलेंज में आंसर की को करेक्ट करना है तो उसका बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की, तो जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उससे पहले आपका जो भी चैलेंज है जो एक्चुअल में वेरीफाई होता है, सही पाया जाता है, तो वो आपको उसके जो मार्क्स हैं वो एड ऑन हो गए आपके फाइनल आंसर की में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइन है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट भी जो डिस्प्ले किया जाएगा वो एनटीए और ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपने। इसके बाद है द सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रैंक इन द मेरिट लिस्ट, मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द ईपीएफओ। यानी आपका जो फाइनल अगर रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपको फाइनल जॉब ऑफर कर दी जाएगी ईपीएफओ द्वारा। आगे ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेना। मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं अपने लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ गाइडलाइन दे रखी है, गाइडलाइन फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी यूजिंग स्क्राइब, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट है वो स्क्राइब यूज करता है तो उसके लिए ये गाइडलाइन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से चेक कर लेना। जो भी कैंडिडेट स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहता है तो ये एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा गाइडलाइन फॉर द विजुअली डिसेबल्ड कैंडिडेट, तो इसके लिए अलग से ये 20 मिनट पर आवर अलग दिए जाते हैं, तो ये भी आप थोड़ा चेक कर लेना जो भी विजुअली इम्पेयर्ड चेक है। और रजिस्ट्रेशन एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट को मैंने शुरुआत में बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार से अप्लाई करते हो तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे recruitment.nta.nic.in या फिर ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप
जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा देखते हैं अपने और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो अलग अलग प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है और जो प्रिस्क्राइब जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो ईपीएफ ने यहाँ दे रखी है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि क्या क्या कुछ है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन सबमिट करते समय। आगे चलते हैं अपने आगे। एप्लीकेशन फीस है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो जनरल जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उसके लिए 700 रुपीज़ का है। और इसके अलावा सॉरी यहाँ पे SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। तो ये भी आप थोड़ी अच्छे तरीके से चेक कर लेना, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनके लिए 700 रुपये फीस रखी गई है। उसके अलावा किसी भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो है यहाँ पे। इसके अलावा ये नेट बैंकिंग, कैनरा, अदर बैंक, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप कर सकते हो पेमेंट। यूपीआई से करते हो आपका कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा नेट बैंकिंग में भी कैनरा बैंक से अगर आप करते हो तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, यानी आपके टोटल 700 रुपीज़ ही लगेंगे। अदर बैंक से करते हो तो 5 रुपये प्लस GST इस पे आपको बोर्न करनी पड़ेगी। डेबिट कार्ड से भी कोई भी चार्जेस नहीं है। क्रेडिट कार्ड से करते हो तो डोमेस्टिक से है 0.80% प्लस GST और इंटरनेशनल से है 2.35% प्लस GST। तो ये कुछ पेमेंट मेथड की जो जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी होती है तो आप हेल्प डेस्क पे जाके यहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी रख सकते हो। तो ये कुछ ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। हेल्प डेस्क का है, कंप्लेन मैनेजमेंट सर्विस का है, कस्टमर केयर का है, और ये SMS के थ्रू भी आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा मिसलेनियस कुछ है, ये आप पढ़ लेना ढंग से। इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ दी गई है। तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। तो जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले यहाँ लिस्ट में आप देख लेना कि इस लिस्ट में वो एग्जामिनेशन सेंटर है या नहीं है। नहीं तो इसके अलावा जो नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने, ये कुछ फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास, यानी OBC का ये जो है ये कुछ फॉर्मेट दिया गया जो OBC सर्टिफिकेट का है वो। उसके अलावा ये कुछ नीचे डिक्लेरेशन है जो भी OBC कैंडिडेट है उनके लिए, ये आपको फिल करनी होगी। इसके अलावा ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये नीचे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं जो भी अलग अलग कैटेगरी है उसके जो सर्टिफिकेट रहेगा कैटेगरी का उसका जो फॉर्मेट है ये नीचे दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट में ही आपका क्या है जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिसेबिलिटी का दिया गया है जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए। तो नीचे ये सारे फॉर्मेट हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो अलग अलग कैंडिडेट है SC ST EWS OBC और PWD या एक्स सर्विसमैन है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो 27 जो मार्च है 27 मार्च से ये अपने एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हो 27 मार्च से लेके आप 26 अप्रैल तक, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फीस है वो OBC, जनरल और EWS की ही रहने वाली है। इसके अलावा SC ST और फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए नील है। और जो करेक्शन है, करेक्शन के अगर मान लो 26 तारीख को ये जो अपनी विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में आपको 27 और 28 अप्रैल को एक विंडो ओपन की जाएगी, यानी आप कुछ करेक्शन भी कर सकते हो अपनी जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसमें, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी आपको करेक्शन के लिए EPFO द्वारा 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं ये जो नोटिफिकेशन है ये अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट है वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टडी कर लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट है वो लिख सकते हो, उसका आपको जो जानकारी है वो दी जाएगी। सो थैंक यू।